Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 51 to 60 from Center of Mass and Collisions chapter of H.C. Verma. Okay, so here are the questions. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 51. Consider the situation of the previous problem. Suppose each of the blocks is pulled by a constant force F instead of any impulse. So previous problem मतलब question number 50 में M2 ब्लॉक पे इम्पल्स लगा के इसको V0 स्पीड प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पे इम्पल्स अप्लाई करने के बजाय दोनों ब्लॉक्स के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो इस केस में भी अगर अपन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम मानते, इस पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा और यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम एलोंगेशन फाइंड करना है, दैट द स्प्रिंग विल सफर एंड द डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। सो मान लेते हैं लेफ्ट वाला ब्लॉक x1 से लेफ्ट में जा रहा है एंड राइट वाला ब्लॉक x2 से राइट में जा रहा है। तो जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन होगा उस समय दोनों ब्लॉक्स का स्पीड सेम होना चाहिए और इनिशियल स्पीड दोनों ब्लॉक्स का 0 है, दैट मीन्स vcom 0 है और acom भी 0 है, दैट मीन्स vcom कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स फाइनली मैक्सिमम एलोंगेशन पे दोनों ब्लॉक्स का स्पीड वापस 0 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पूरे सिस्टम पे, लेफ्ट वाला फोर्स जो वर्क करेगा दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इनटू cos थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो लेफ्ट वाले फोर्स का वर्क डन Fx1, सिमिलरली राइट वाले फोर्स का वर्क डन Fx2 एंड टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा k ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा u ऑफ द सिस्टम। डेल्टा k 0 होगा क्योंकि फाइनली भी ब्लॉक्स का स्पीड 0 एंड डेल्टा u मतलब स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ इंटू k इंटू एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर दोनों ब्लॉक्स का मूवमेंट में x1 और x2 अज्यूम कर रहा हूँ तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन x1 प्लस x2 हो गया होगा, राइट। सो f इंटू x1 प्लस x2 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू k इंटू x1 प्लस x2 का स्क्वायर। सो स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन x1 प्लस x2 ये 2f बाई k के इक्वल आ जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी डेल्टा एक्सकॉम 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स m1 x1 विल बी इक्वल्स टू m2 x2। सो x2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, m1 अपॉन m2 टाइम्स x1। So x1 m1 plus m2 upon m2 will be 2f by k। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ x1 की फाइनल वैल्यू m2 अपॉन m1 plus m2 टाइम्स 2f by k के इक्वल आ जाएगी और x2 की वैल्यू m1 अपॉन m1 plus m2 टाइम्स 2f by k इसके इक्वल आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 52. Consider the situation of the previous problem. Suppose the block of mass m1 is pulled by a constant force of F1. m1 मास को F1 फोर्स से पुल किया जा रहा है and other block of mass m2 is pulled by constant force of F2. Find the maximum elongation that the spring will suffer. So यहाँ पे पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं मान सकते, राइट, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स पे डिफरेंट फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो पूरे सिस्टम के लिए अगर अपन फोर्स इक्वेशन लिखते F2 माइनस F1 इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू acom, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा F2 माइनस F1 अपॉन m1 प्लस m2
सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम एलोंगेशन जब स्प्रिंग सफर करेगा उस समय दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम होगी, बट वो जीरो होगी ये कंपलसरी नहीं, नॉन जीरो ही होगी, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है तो ग्राउंड फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में दोनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट्स भी काफी कॉम्प्लेक्स होंगे एंड दोनों ब्लॉक्स का फाइनल स्पीड भी नॉन जीरो होगा। सो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कोई ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठा हो तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक्स का मोशन कैसा होगा, ब्लॉक M1 लेफ्ट में जा रहा होगा एंड ब्लॉक M2 राइट में जा रहा होगा, और जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस समय दोनों ब्लॉक्स का स्पीड इक्वल, ग्राउंड फ्रेम में भले वो नॉन जीरो होगा बट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग x1 और x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके स्टॉप हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों का स्पीड जीरो हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एकॉन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस फ्रेम से अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते सो हमें वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स का भी कंसीडरेशन लेना होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा, सो इस फ्रेम में दोनों मासेस के ऊपर स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। M1 मास के ऊपर M1 एकॉम लेफ्ट की तरफ एंड M2 मास पे M2 एकॉम लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते M1 ब्लॉक के ऊपर F1 और इस स्यूडो फोर्स ने वर्क किया होगा एंड M2 ब्लॉक के ऊपर F2 और ये वाले स्यूडो फोर्स ने वर्क किया होगा, राइट। तो यहाँ पे पहले नेट फोर्स निकाल लेते दोनों ब्लॉक्स पे। M1 मास पे इफेक्टिवली F1 प्लस M1 एकॉम लग रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते। F1 प्लस M1 एकॉम ये कितना होगा, M1 F1 प्लस M2 F1 प्लस M1 F2 माइनस M1 F1 अपॉन M1 प्लस M2। सो M1 F1 कैंसिल हो जाएगा और ये M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल आ जाएगा। इसको एक नाम असाइन कर देते हैं, लेट्स से F0। सो M1 के ऊपर जो ये F1 और ये स्यूडो फोर्स M1 एकॉम लग रहा है उसका कंबाइंड रिजल्ट ये F0 होगा। सिमिलरली M2 के ऊपर इफेक्टिवली ये वाला F2 माइनस M2 एकॉम राइट की तरफ लग रहा होगा, सो F2 माइनस M2 एकॉम इसको भी कैलकुलेट कर लेते। सो ये M1 F2 प्लस M2 F2 माइनस M2 F2 प्लस M2 F1 के इक्वल आ जाएगा एंड एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो यहाँ पे M2 F2 कैंसिल हो रहा है और ये M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल आ रहा है, और इंटरेस्टिंगली ये भी F0 के इक्वल है। दैट मीन्स M2 मास के ऊपर भी F2 और स्यूडो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो F0 के इक्वल होगा, राइट। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में अगर इनके डिस्प्लेसमेंट्स में x1 और x2 मान रहा हूं तो इस केस में इस F0 ने जो टोटल वर्क किया होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू F0 टाइम्स x1 प्लस F0 टाइम्स x2। इनिशियल K is 0 and final K भी 0, so work done by the external force equals to delta K which is 0 plus delta U, and spring के अंदर जो extension होगा center of mass के frame में वो x1 plus x2 ही होने वाला है, so delta U will be half K x1 plus x2 का whole square। so यहाँ से F0 x1 plus x2 half K x1 plus x2 का whole square इसके इक्वल आ जाएगा, so x1 plus x2 कैंसिल और यहाँ से x1 plus x2 जो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उसकी वैल्यू 2F0 by K के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ पे F0 मतलब ये वाला टर्म M2 F1 प्लस M1 F2
अपॉन m1 प्लस m2. सो 2 टाइम्स दिस f0 अपॉन k. ये फाइनल आंसर होगा हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 53. Consider a gravity-free hall in which an experimenter of mass 50 kg is resting on a 5 kg pillow. So, person का mass 50 kg और पिलो का मास 5 kg और ये सिस्टम ग्राउंड से 8 फीट ऊपर है और यहाँ पे g की वैल्यू 0 होगी. राइट. ग्रेविटी फ्री स्पेस दिया हुआ है. The person pushes the pillow down so that the pillow starts falling at a speed of 8 feet per second. तो यहाँ पे पिलो ने नीचे की तरफ 8 feet per second एक्वायर किया और ये उसका कांस्टेंट स्पीड होगा. राइट. क्योंकि ग्रेविटी 0 है और पिलो का मास 5 kg. तो अगर पर्सन ने पिलो को नीचे की तरफ फेंका 8 feet per second की स्पीड से तो पर्सन ने भी कुछ ऊपर की तरफ स्पीड एक्वायर कर लिया होगा और ये स्पीड निकालने के लिए फेंकने से पहले और फेंकने के बाद पर्सन और पिलो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0 होना चाहिए. दैट मीन्स 50 इंटू वी शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू ए. तो पर्सन का जो स्पीड है वो 0.8 फीट पर सेकेंड आ जाएगा. राइट. तो ये पर्सन का स्पीड और ये नीचे पिलो का स्पीड. अभी पिलो के साथ क्या होगा? द पिलो मेक्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद द फ्लोर, रिबाउंड्स एंड रीचेस द एक्सपेरिमेंटर्स हेड. सो यहाँ पे जब पिलो फ्लोर को रीच करेगा, उसको फ्लोर को रीच करने में कितना टाइम लगेगा? 8 फीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 फीट पर सेकेंड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 सेकेंड में वो फ्लोर तक रीच कर जाएगा और वापस 8 फीट पर सेकेंड से रिबाउंड करेगा. और इस 1 सेकेंड में ये जो एक्सपेरिमेंटर होगा ये 0.8 फीट पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा. तो एक्सपेरिमेंटर 1 सेकेंड में 0.8 फीट ऊपर चला गया होगा और पिलो अभी रिबाउंड करके ऊपर जा रहा है. तो अभी नया सिचुएशन क्या है हमारे सामने? एक्सपेरिमेंटर इज गोइंग अप विद 0.8 फीट पर सेकेंड और एक्सपेरिमेंटर का इस समय फ्लोर से डिस्टेंस कितना होगा? 8 प्लस 0.8 मतलब 8.8 फीट. और इस समय पिलो फ्लोर से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ 8 फीट पर सेकेंड से जा रहा है. राइट. और ऑलरेडी यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इलेप्स हो चुका है. हमने अपना टाइमर कब स्टार्ट किया? जब एक्सपेरिमेंटर ने पिलो को नीचे फेंक दिया था. तो पिलो को फ्लोर तक पहुंचने के लिए ऑलरेडी 1 सेकेंड लग चुका है और हमें टोटल टाइम फाइंड करना है जब ये पिलो वापस एक्सपेरिमेंटर तक पहुंच पाएगा. तो फर्स्ट टाइम इंस्टेंट अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 1 सेकेंड. तो यहाँ से फर्दर उसको कितना टाइम लगेगा एक्सपेरिमेंटर तक पहुंचने के लिए? उसके लिए पिलो और एक्सपेरिमेंटर के बीच में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा देते. वेलोसिटी ऑफ पिलो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटर विल बी 8 माइनस 0.8 मतलब 7.2 फीट पर सेकेंड. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी 8.8 फीट एंड एक्सेलरेशन 0. तो यहाँ से फर्दर टाइम t2 कितना लगेगा? 8.8 अपॉन 7.2 मतलब 88 अपॉन 72 मतलब 11 इंटू 9 सेकेंड्स. सो टोटल टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड प्लस 11 बाय 9 सेकेंड. 11 बाय 9 मतलब 9 इंटू 1 9 रिमाइंडर 220.22. सो अप्रोक्सीमेटली 2.22 सेकेंड्स आंसर होगा. राइट. Question number 54. The track shown in the figure is frictionless. The block B of mass 2m is lying at rest and block A of mass m is pushed along the track with some speed. The collision between A and B is perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? So यहाँ पे A का मास m दिया हुआ है और B का मास 2m दिया हुआ है. ब्लॉक A ब्लॉक B से कोलाइड करेगा
एंड कोलिजन के बाद ब्लॉक बी को कुछ स्पीड मिल जाएगा, लेट्स से v2, एंड ब्लॉक बी का स्पीड ऐसा होना चाहिए सच दैट वो h हाइट जस्ट असेंड कर पाए, क्योंकि ब्लॉक बी अगर h हाइट असेंड करेगा तभी वो इस आदमी से टकरा पाएगा और इस सोते हुए आदमी को जगा पाएगा एज पर द क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे ब्लॉक बी का स्पीड कितना होगा, ब्लॉक बी के इस स्पीड से वो h हाइट जस्ट असेंड कर पा रहा है, दैट मीन्स v2 स्क्वायर बाई 2g विल बी h। तो ब्लॉक बी का जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ 2gh होना चाहिए आफ्टर द कोलिजन, और ब्लॉक ए का स्पीड आफ्टर द कोलिजन v1 मान लेते। बिफोर द कोलिजन ब्लॉक ए का स्पीड u1 मान लेते, एंड ब्लॉक बी का स्पीड बिफोर द कोलिजन 0 था। तो यहाँ पे अगर किसी तरह मैं बिफोर द कोलिजन ब्लॉक ए का स्पीड निकाल तो h हाइट पे ब्लॉक ए को कितना स्पीड देना पड़ा होगा वो भी अपन निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, v1, v2 एंड u1, और उसमें से v2 अपन निकल चुके हैं, एक अननोन। सो अभी हमें किसी तरह u1 निकालना होगा और v1 भी एक अननोन है। तो यहाँ पे अपन 2 इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, एंड दूसरा इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 होगा, एंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, दैट मींस u1 इक्वल्स टू माइनस v1 प्लस v2। यहाँ पे मासेस को भी नोट कर लेते, ब्लॉक ए का मास m, ब्लॉक बी का मास 2m। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम mu1 होगा, एंड आफ्टर कोलिजन mv1 प्लस 2mv2। तो सारे m के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस u1 विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। इन दोनों इक्वेशन से हमें v1 को एलिमिनेट करना, क्योंकि v2 हमें पता है और u1 v2 के टर्म्स में निकाल सकते हैं अगर अपन v1 को एलिमिनेट कर ले इक्वेशन 1 और 2 से। सो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐसा करने पर LHS में 2u1 बच जाएगा एंड RHS में 3v2, दैट मींस u1 विल बी इक्वल्स टू 3 by 2 टाइम्स v2, v2 मतलब अंडर रूट ऑफ 2gh। एंड लेट्स से ब्लॉक ए को h हाइट पे इनिशियली u स्पीड दिया था, सो ब्लॉक ए का एनर्जी कंजर्वेशन कर देते, इसको 0 पोटेंशियल लेवल मान लेते। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और नीचे जाने पर कोलिजन से जस्ट पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu1 स्क्वायर, मतलब हाफ m 3 by 2 टाइम्स 3 by 2 का स्क्वायर टाइम्स 2gh, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ से हमें u मिल जाएगा, पूरे इक्वेशन में से m कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 प्लस gh इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 कैंसिल, 9 by 4 टाइम्स gh, एंड 9 by 4 gh, इस gh को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस gh विल बी 5gh by 4। तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा और रिक्वायर्ड स्पीड 5gh by 2, इसका अंडर रूट इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 55, a bullet of mass 10 kg moving horizontally at a speed of 50√7 meters per second strikes a block of 490 grams kept on a frictionless track as shown in the figure. So यहाँ पे बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम्स और इसका स्पीड दिया हुआ है 50√7 meters per second एंड ब्लॉक का मास 490 ग्राम्स। The bullet remains inside the block and the system proceeds towards the semicircular track of radius 0.2 meters. Where will the block strike the horizontal part after leaving the circular track? तो यहाँ पे collisions और circular motion दोनों के कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई करने होंगे। सो कोलिजन में अगर अपन मोमेंटम कंजर्व करते हैं, लेफ्ट को पॉजिटिव मान लो, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम 10 ग्राम्स इंटू 50√7
एंड फाइनली बुलेट ब्लॉक के साथ मूव कर रहा होगा, तो दोनों का कंबाइंड मास 500 ग्राम्स एंड दोनों का कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन v डैश मान लेते। सो फाइनल मोमेंटम ये होगा, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50 कैंसिल, v डैश √7 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। यहाँ पे सर्कल का रेडियस 0.2 मीटर्स दिया हुआ है एंड gr की वैल्यू 2 होगी। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2gr की वैल्यू √4 होगी एंड अंडर रूट ऑफ 5gr की वैल्यू √10 होगी। दैट मीन्स सिस्टम का जो कंबाइंड स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ 2gr से बड़ा होगा और अंडर रूट ऑफ 5gr से छोटा होगा, राइट। दैट मीन्स जब ये सिस्टम वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा वो वर्टिकल सर्कल के हॉरिजॉन्टल रेफरेंस को क्रॉस कर जाएगा, बट पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो सर्कल के इस पार्ट में कहीं तो सर्कल को लीव कर जाएगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा एंड लीव करने के बाद का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, राइट। ये अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। सो सर्कल को वो कौन से पोजीशन पे लीव करेगा और उस समय उसका स्पीड कितना होगा ये अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं सर्कुलर मोशन वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं कि वो सर्कल के इस पॉइंट पे सर्कल को लीव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और इस समय इसका स्पीड v2 मान लेते और यहाँ पे इसका स्पीड अंडर रूट ऑफ 7 के इक्वल था। सर्कल का रेडियस 0.2 मीटर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन A से लेके B तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सर्कल के बॉटम को 0 पोटेंशियल लेवल मान लो, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू कंबाइंड मास m इंटू √7 का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं रेडियस को r मान रहा हूँ तो ये r साइन थीटा होगा। दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgr 1 प्लस साइन थीटा एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर। तो पूरे इक्वेशन से m कैंसिल हो जाएगा, 7/2 इक्वल्स टू gr मतलब 2 1 प्लस साइन थीटा प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इक्वल्स टू 4 1 प्लस साइन थीटा प्लस v2 स्क्वायर। और एक और इक्वेशन अपन सर्कुलर मोशन का लिख सकते हैं। नॉर्मल फोर्स 0 हो गया होगा पॉइंट बी पे एंड ग्रेविटी का mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स mg साइन थीटा इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाय r। सो v2 स्क्वायर को gr साइन थीटा लिख सकते हैं एंड gr मतलब 2, सो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो अगर किसी तरह अपन साइन थीटा निकाल ले तो हमें v2 भी मिल जाएगा, राइट। तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, ये रिजल्ट को यहाँ पे अपन फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं एंड इस इक्वेशन में v2 स्क्वायर को 2 साइन थीटा पुट कर दो। सो 7 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। दैट मीन्स 6 साइन थीटा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज एंड करस्पॉन्डिंग v2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स v2 की वैल्यू 1 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। और इस पॉइंट के बियॉन्ड प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाएगा एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में वो हॉरिजॉन्टल पार्ट को कहाँ पे हिट करेगा ये हमें फाइंड करना है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्ट के लिए एक बार वापस नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल के कौन से पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करेगा वो अपन फिगर आउट कर चुके। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन था और यहाँ से सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट हो रहा था। तो जो पर्पल कलर में हमने ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा ट्रैक है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल से
30 डिग्री एंगल पे, यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा 1 मीटर्स पर सेकेंड। सो वेलोसिटी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो 60 डिग्रीज होगा। सो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट √3/2 एंड वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1/2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। और ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल ट्रैक को कहाँ पे हिट करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इस पे अपन काइनेमेटिक्स अप्लाई करते, लेट्स से डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स नेगेटिव, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी -√3/2 मीटर्स पर सेकेंड होगा, एक्सेलरेशन +10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट ये r/2 और हॉरिजॉन्टल से ये लेवल r। सो हॉरिजॉन्टल पोर्शन को हिट करने के लिए वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट 3r/2 डाउनवर्ड्स होगा, और r हमें दिया हुआ है, रेडियस ये 0.2 मीटर्स, तो ये 0.3 मीटर्स हो जाएगा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट। सो कितने टाइम के बाद ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक को हिट करेगा, उसके लिए इन सारे वर्टिकल पैरामीटर्स पे अपन सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। Sy 0.3 इक्वल्स टू uy इंटू t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर 5t² माइनस √3t/2 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। दैट मीन्स t की वैल्यू -b √3/2 प्लस माइनस b स्क्वायर 3/4 माइनस 4 इंटू a इंटू c, c मतलब -0.3 अपॉन 2a। तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3 मतलब 1.7 अपॉन 2, सो ये अप्रोक्सीमेटली 0.85 प्लस 3/4 मतलब 0.75 प्लस 20 इंटू 0.3, सो ये 6 होगा, इसका अंडर रूट अपॉन 10, सो 0.85 प्लस रूट, तो ये 2.6 आ जाएगा। 0.345 सेकेंड्स के करीब आ रहा, और इतने टाइम में पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो ट्रैवल करेगा वो हाफ इंटू करस्पॉन्डिंग टाइम 0.345, सो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं डिवाइड बाय 2, 0.173 के इक्वल आ जाएगा। एंड 0.173 मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये √3r/2 होगा। √3 मतलब 1.73 एंड r मतलब 0.2, तो ये भी 0.173 के इक्वल है। दैट मीन्स इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये इस जंक्शन पे ही हिट करने वाला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 56, 2 balls having masses m and 2n are fastened to light strings of length L. The other ends of the strings are fixed at O. The strings are kept in the same horizontal line and the system is released from rest. The collision between the balls is elastic. Find the velocities of the balls just after their collision. How high will the balls rise after the collision? So यहाँ पे collision से पहले दोनों balls के velocities same होंगे, √2gl. So after collision ये वाले बॉल का मास m है और ये वाले बॉल का मास 2m है। सो आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटीज v1 और v2 मान लेते, ये मास m और ये वाला मास 2m। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या इक्वेशन मिलेगा, राइट को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव, सो इनिशियल मोमेंटम mv माइनस 2mv एंड फाइनल मोमेंटम माइनस mv1 प्लस 2mv2।
सो v इक्वल्स टू v1 माइनस 2v2, ये पहला इक्वेशन. एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2v, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, ये सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू 3v2. तो यहाँ से v2 की वैल्यू v/3 आ जाएगी. एंड v2 v/3 मतलब v1 2v माइनस v/3. सो v1 यहाँ से 5v/3 आ जाएगा, राइट. यहाँ पे v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gl होगी. सो v2 इज 1/3 ऑफ अंडर रूट ऑफ 2gl एंड v1 की वैल्यू 5/3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gl. सो 5/3 को भी अगर अंडर रूट के अंदर लेते सो 25/9 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gl. 25/9 मतलब 25/9 इंटू 2 मतलब 50/9 टाइम्स अंडर रूट gl. एंड 50/9 5 से बड़ा होगा, राइट. और अगर ये 5 से बड़ा है दैट मीन्स v1 स्पीड से वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, राइट. मतलब हाईएस्ट पॉसिबल हाइट विल बी द टॉप ऑफ द सर्कल फॉर दिस स्पीड. बट ये वाला जो स्पीड है वो अंडर रूट 2gl से भी छोटा है, v2. दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा. सो यहाँ पे पार्टिकल 1 का जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 टाइम्स द रेडियस होगा या फिर 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट. एंड पार्टिकल 1 का स्पीड 1/3 ऑफ अंडर रूट ऑफ 2gl. सो पार्टिकल 2 के लिए मैक्सिमम हाइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही कहीं तो होगा. और ये हाइट को अगर अपन h मान ले, यहाँ पे इसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा. सो इसका मैक्सिमम हाइट करस्पॉन्डिंग स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g होगा. v2 कितना आया था? 1/3 ऑफ 2gl का अंडर इसका स्क्वायर अपॉन 2g. सो ये l/9 के इक्वल आ जाएगा. सो सेकेंड पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट l/9 होगा एंड फर्स्ट पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट 2l होगा, टॉप मोस्ट ऑफ द सर्कल, राइट. ये फाइनल आंसर. Question 57. A uniform chain of mass capital M and length L is held vertically in such a way that its lower end just touches the horizontal floor. So ये L length का एक chain मान लेते हैं. इसका mass capital M दिया हुआ है और इसका lower end floor को touch कर रहा है. The chain is released from rest in this position. Any portion that strikes the floor comes to rest. Assuming that the chain does not form a heap on the floor, calculate the force exerted by it on the floor when a length of x has reached the floor. So यहाँ पे x length chain का already floor के ऊपर आ गया, तो ऊपर L minus x length बचा होगा और ये पूरे चेन के पोर्शन में x डिस्टेंस डिसेंड किया होगा. तो इस चेन के पोर्शन का जो स्पीड है वो अंडर रूट 2gx होगा और चेन का जो पोर्शन ग्राउंड पे उस पोर्शन का अगर अपन FBD बनाते तो चेन के इस पोर्शन का जो मास है वो लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा टाइम्स x होगा एंड इनटू g. ये इसका वेट नीचे लग रहा होगा, ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा और जो इनकमिंग चेन है जो इस हीप से मीट करने वाला है वो इस हीप के ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स भी नीचे लगा रहा होगा, राइट. थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm/dt और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ये v होगा अंडर रूट ऑफ 2gx. एंड dm/dt कैसे निकालेंगे? किसी भी टाइम dt में चेन का v dt लेंथ नीचे गया होगा और इस v dt लेंथ का जो मास dm होगा वो लैम्बडा टाइम्स v dt होगा. सो dm/dt ऑफ द चेन विल बी लैम्बडा टाइम्स v. इस रेट से चेन
हीप को मीट कर रहा होगा. सो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी v इंटू dm बाई dt विच इज लैम्डा v. थ्रस्ट फोर्स लैम्डा v स्क्वायर हो जाएगा, राइट. लैम्डा v स्क्वायर मतलब v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gx, तो उसका स्क्वायर 2gx होगा. दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स will be equals to weight which is lambda xg plus thrust force which is 2 times lambda gx. So required normal force 3 times lambda gx के इक्वल हो जाएगा. lambda मतलब total mass upon total length into g into x. ये फाइनल आंसर होगा. ओके. Question number 58. The blocks shown in the figure have equal masses. The surface of A is smooth, but that of B has a friction coefficient of 0.1 with the floor. Block A is moving with a speed of 10 meters per second towards B, which is at rest. Find the distance traveled by B if the collision is perfectly elastic or B part में collision is perfectly inelastic. So A part में अगर collision perfectly elastic हुआ, दोनों blocks के masses equal है, तो दोनों अपने velocities को interchange कर लेंगे. तो B का वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ. दैट मींस B का जो एक्सेलरेशन है वो म्यू जी लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि B के ऊपर म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और इसको ma से इक्वेट कर सकते हैं. तो एक्सेलरेशन ऑफ B म्यू जी लेफ्ट की तरफ एंड B का फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B ये फाइंड करने के लिए B के ऊपर काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इस केस में यू स्क्वायर 10 स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू म्यू जी. म्यू 0.1 दिया हुआ है तो म्यू जी 1 होगा. दैट मीन्स एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट. सो माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस. तो यहाँ से डिस्टेंस मूव बाय ब्लॉक बी 10 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 100 अपॉन 2 विच इज 50 मीटर्स. ये पार्ट ए का आंसर होगा, राइट. बी पार्ट में कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक दिया हुआ है. दैट मीन्स कोलिजन के बाद ए और बी दोनों का कॉमन स्पीड एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से. दोनों 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव करेंगे, राइट. बट यहाँ पे ए का सरफेस स्मूथ दिया हुआ है और बी का सरफेस रफ दिया हुआ है. दैट मीन्स बी की टेंडेंसी स्पीड को कम करने की होगी मगर ए की टेंडेंसी कांस्टेंट स्पीड से जाने की होगी. तो अगर ए ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है दैट मीन्स ए और बी साथ में ही मूव करेंगे बिकॉज ऑफ नॉर्मल कंस्ट्रेंट. सो ए और बी को अगर अपन सिस्टम मानते, इस सिस्टम पे फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ म्यू एम जी लग रहा होगा और इस सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन में लेफ्ट की तरफ ए मान लूं, सो नेट फोर्स म्यू एम जी विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज 2m इंटू ए. तो इस केस में ब्लॉक ए और बी इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो म्यू जी बाई 2 आ जाएगा लेफ्ट की तरफ, राइट. क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा और खाली ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन लग रहा. सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन म्यू जी बाई 2 और इनिशियल स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड. म्यू जी बाई 2 मतलब 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन. फाइनल स्पीड यहाँ पे भी 0 होगा. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वापस थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 59. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ईच ऑफ द ब्लॉक्स shown in the figure is 0.2. The collision between the blocks is perfectly elastic. Find the separation between the blocks when they come to rest. G की वैल्यू 10 ले लेते. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है. दैट मीन्स दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन म्यू जी होगा 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ऑपोजिट टू द वेलोसिटी. सो जब 2 kg ब्लॉक 16 सेंटीमीटर्स मूव करेगा, 16 सेंटीमीटर्स मूव करने के बाद ही वो कोलाइड कर पाएगा. सो उस समय कोलिजन से जस्ट पहले 2 kg ब्लॉक का जो फाइनल स्पीड होगा, इसको फाइंड करने के लिए 2 kg ब्लॉक के ऊपर काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. इनिशियल स्पीड पता है हमें 1 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर्स. सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए
इंटू एस। सो वी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 0.64 0.36 के इक्वल होगी। दैट मीन्स कोलिजन से जस्ट पहले 2 kg ब्लॉक का स्पीड 0.6 मीटर्स पर सेकेंड होगी, राइट। एंड कोलिजन के जस्ट बाद 2 kg ब्लॉक का स्पीड v1 मान लेते एंड 4 kg ब्लॉक का स्पीड v2 मान लेते। 4 kg ब्लॉक का स्पीड बिफोर कोलिजन 0 था, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर देते सबसे पहले। 2 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 2v1 प्लस 4v2। तो पूरे इक्वेशन से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 0.6, ये पहला इक्वेशन। एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 मतलब माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी 0.6 के इक्वल है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो v1 गायब हो जाएगा। सो 3v2 विल बी इक्वल्स टू 1.2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी, और v2 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। लेट्स से v2 को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो v1 प्लस 2v2 मतलब v1 प्लस 0.8 इक्वल्स टू 0.6। सो v1 की वैल्यू माइनस 0.2 मीटर्स पर सेकेंड होगी। दैट मीन्स कोलिजन के जस्ट बाद 2 kg ब्लॉक का स्पीड 0.2 मीटर्स पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ होगा, एंड 4 kg ब्लॉक का स्पीड 0.4 मीटर्स पर सेकेंड राइट की तरफ होगा। एंड दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइनल स्पीड भी दोनों का 0 होगा, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रिटार्डेशन इंटू करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रिटार्डेशन लिखा जा सकता है। सो मान लेते हैं 2 kg ब्लॉक S1 डिस्टेंस जा रहा है एंड 4 kg ब्लॉक S2 डिस्टेंस जा रहा है। सो S1 की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2 होगी, एंड S2 की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फाइनल सेपरेशन S1 प्लस S2 होगा, राइट। सो S1 प्लस S2 मतलब 1/4 कॉमन ले लो, 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 एंड 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16। 0.04 प्लस 0.16 इज 0.2 अपॉन 4, तो 0.2 अपॉन 4 ये 0.05 मीटर्स होगा, और सेंटीमीटर्स में इसको 5 सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं, राइट। Let's start discussing question 60 now. A block of mass small m is placed on a triangular block of mass capital M, which in turn is placed on a horizontal surface as shown in the figure. Assuming frictionless surfaces, find the velocity of the triangular block when the smaller block reaches the bottom end. So यहाँ पे जब smaller block wedge के ऊपर slide कर रहा होगा, wedge left की तरफ कुछ velocity acquire कर लेगा। लेट्स से उस समय वेज का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ v1 है, और ये v1 हमें फाइंड करना है, राइट, वेलोसिटी ऑफ वेज। और इस समय स्मॉल m ब्लॉक का जो वेलोसिटी है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, बट वेज के रिस्पेक्ट में अपन बोल सकते हैं स्मॉल m का वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन होगा। तो स्मॉल m का वेज के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी vr मान लेते हैं, ओके। सो इस रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR cos अल्फा होगा, और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स कंपोनेंट VR sin अल्फा होगा। और यहाँ पे हमें स्मॉल m का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी निकालना होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन ये दोनों अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का वेलोसिटी v2 मान लेते। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक with respect to ground, इसको v2 वेक्टर मान लेते। तो v2 वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v2x, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m ब्लॉक का वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन विच इज vr cos अल्फा, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख देते, प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विच इज v1 वेक्टर। सो बेसिकली
यहाँ पे अपन ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज. सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज वेक्टर, ये अपन अप्लाई कर सकते हैं. और ये इक्वेशन अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. सो ब्लॉक का एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन द एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू वी आर कॉस अल्फा, ये राइट की तरफ है, प्लस v1 वेक्टर, वेज का वेलोसिटी v1 वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ पे माइनस v1 आ जाएगा. सो ये ब्लॉक का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा. एंड एक्स डायरेक्शन में अपन ब्लॉक और वेज दोनों का मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं. ओके, तो उस पर अपन बाद में आएंगे. पहले ब्लॉक का वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देखते हैं. ब्लॉक का सिमिलरली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन विच इज वी आर साइन अल्फा प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज इन द वाई डायरेक्शन, ये जीरो होगा. दैट मीन्स वी आर साइन अल्फा रिलेटिव वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, ये ब्लॉक के एक्चुअल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि वाई में वेज मूव ही नहीं कर रहा. सो v2y इज वी आर साइन अल्फा. इस इक्वेशन की भी अपन बाद में मदद ले सकते. अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज और ब्लॉक, इनका अगर अपन मोमेंटम कंजर्व करते तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे. सो फाइनल मोमेंटम, स्मॉल m का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में m इंटू स्मॉल m का वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज वी आर कॉस अल्फा माइनस v1 के इक्वल होगा. और कैपिटल M का मोमेंटम लेफ्ट की तरफ मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, तभी फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो पाएगा. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M v1. तो यहाँ से हमें VR इन टर्म्स ऑफ v1 मिल जाएगा. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते. m VR cos अल्फा माइनस m v1 इक्वल्स टू कैपिटल M v1. सो यहाँ से m VR cos अल्फा विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स v1. तो यहाँ से VR की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v1 अपॉन m cos अल्फा. सो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें फाइनली v1 निकालना है. तो नेक्स्ट स्टेप अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं दोनों ब्लॉक और वेज के लिए, क्योंकि ग्रेविटी के अलावा और कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा इस पूरे सिस्टम में. सो यहाँ पे ब्लॉक जो है वो h हाइट नीचे डिसेंड करने वाला है. सो ब्लॉक का लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. तो इसको हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर, ये वेज का काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ इंटू स्मॉल m इंटू v2x का स्क्वायर. ब्लॉक का जो स्पीड है वो v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर का अंडर रूट होगा. सो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v2x का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे v2x और v2y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो. हाफ को इक्वेशन की दूसरे साइड ले जाते हैं. सो 2mgh इक्वल्स टू कैपिटल M v1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m v2x की स्क्वायर को VR cos अल्फा माइनस v1 लिख सकते हैं, एंड v2y के होल स्क्वायर को VR साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड VR भी अपन निकाल चुके हैं, VR की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. VR इन टर्म्स ऑफ v1, ये वाला इक्वेशन, राइट. तो VR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले यहाँ पे स्क्वायर वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते. सो दिस विल बी m v1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m VR cos अल्फा माइनस v1 का होल स्क्वायर, ये VR स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 VR cos अल्फा, और ये वाले टर्म को भी एज इट इज लिख दो VR स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. सो VR स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा एंड VR स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को ऐड करने पर खाली VR स्क्वायर बच जाएगा. सो इनको कैंसिल करके सिर्फ प्लस VR स्क्वायर लिख देते, राइट. सो 2mgh equals to capital M v1 square plus small m. First term is small m v1 square. Second term is minus
2 small m v1 into cos alpha into VR, and VR की वैल्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M into v1 अपॉन m cos alpha लिख सकते हैं अपन यहाँ से, एंड प्लस फाइनली स्मॉल m into VR का स्क्वायर, अगेन VR का स्क्वायर मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर into v1 का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, राइट। अब यहाँ पे टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये m भी कैंसिल, यहाँ से एक सिंगल m कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में सिंगल m बच जाएगा। तो कैपिटल M v1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m v1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 into v1 is v1 square, so minus 2 times small m plus capital M into v1 square बचेगा यहाँ पे, and plus small m plus capital M का whole square into v1 square upon m cos square alpha, right। ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में ये चारों टर्म्स को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला दो टर्म जो है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m v1 स्क्वायर है, माइनस 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m v1 स्क्वायर, सो ये माइनस ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v1 स्क्वायर होगा, प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर इनटू v1 स्क्वायर अपॉन m cos स्क्वायर अल्फा। LHS में 2 mgh है, तो यहाँ पे RHS के पहले दोनों टर्म्स में से अपन m प्लस m v1 स्क्वायर कॉमन ले सकते, m प्लस कैपिटल M v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, और LCM भी ले लेते, स्मॉल m cos स्क्वायर अल्फा भी कॉमन ले लेते, तो फर्स्ट टर्म में माइनस स्मॉल m cos स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, सॉरी एक स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाहर आ गया तो खाली स्मॉल m प्लस कैपिटल M बच जाएगा। ये सही किया ना अपन ने, ये m cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया और m प्लस m v1 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे खाली -1 था और m cos स्क्वायर अल्फा इंटू -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सेकेंड टर्म में भी v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया था और m प्लस कैपिटल M अपॉन m cos स्क्वायर अल्फा भी कॉमन ले लिया, तो खाली एक सिंगल स्मॉल m प्लस कैपिटल M बच जाएगा, राइट। सो इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते, स्मॉल m प्लस कैपिटल M v1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल m cos स्क्वायर अल्फा माइनस m cos स्क्वायर अल्फा प्लस m प्लस कैपिटल M। तो ये दोनों टर्म्स का रिजल्ट क्या होगा, स्मॉल m माइनस स्मॉल m cos स्क्वायर अल्फा, स्मॉल m कॉमन ले लो और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बच जाएगा विच इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करके सिंपली m साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, सो ब्रैकेट के अंदर m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल M बच जाएगा, राइट। सो इस पूरे इक्वेशन को वापस लिख लेते, LHS में 2 mgh, RHS में स्मॉल m प्लस कैपिटल M v1 स्क्वायर अपॉन m cos स्क्वायर अल्फा एंड ब्रैकेट में m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल M, और हमारा टारगेट v1 निकालना था, वेज का वेलोसिटी, तो यहाँ से v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2m स्क्वायर gh इंटू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल M, और v1 की वैल्यू इस पूरे का अंडर रूट होगा, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.